वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स क्लासेस। आज की क्लास का जो टॉपिक हमारा चल रहा है मेंसुरेशन 2D, उसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आयत को। जल्दी से आप हेडिंग बना लीजिए, आयत के नियम, रूल ऑफ रेक्टेंगल, और उसके साथ साथ में आप डायग्राम बना लीजिएगा। इसके पहले नियम को समझेंगे, नियम समझने के बाद हम क्वेश्चनों पर चलेंगे। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आयत के अंदर आने वाला कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। बस आप लोग सबसे पहले नियम को और उसके बाद सवालों को एक बार समझ लेना, सही है। सारी की सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले नियम को देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताऊं कि यहां पर केवल 3 चीजों का आप लोगों को मेनली पता होना चाहिए। पहली बात तो क्षेत्रफल, सही है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये व्हाइट बोर्ड जो आप देख रहे हैं ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है, कहने का मतलब आयताकार शेप में है। यहां पर देखें तो यहां पर मैंने आकृति जो ABCD एक आकृति बनाई है, ये जो फिगर है वो भी किसकी है, आयत की है। अब क्षेत्रफल होता क्या है, शुरुआत से हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि A से अगर मैंने B तक पहुंचा, फिर उसके बाद C और उसके बाद D वापस A, अगर मैंने किसी कटर से इसको काटा और इस सीट को बाहर निकाला, इस सीट को यदि मैंने बाहर निकाला तो ये जो सीट आपकी कहलाएगी वो अपने आप में क्षेत्रफल कहलाएगी, सही है। मतलब इसने कितना एरिया कवर यहां पर किया हुआ है, सही है। तो जब कभी भी आयत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप लोगों को पहले से याद भी होगा, जो नए व्यूवर्स हैं इस बात पर ध्यान दें कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं लंबाई के साथ आप चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे। लंबाई के साथ आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे, चौड़ाई को। इसका मतलब L इंटू बी, जब भी कभी मैं फॉर्मूला लिखूं L इंटू बी तो आप तुरंत कह देना कि क्षेत्रफल आपका कितना हो चुका है, L इंटू बी। क्लियर है इतनी बात। जैसे एक छोटे से एग्जांपल की मैं बात करूं, सवाल वाला अगर आपसे ये कह दे पेपर के अंदर, सबसे पहले नियम को समझेंगे उसके बाद सवालों पर चलेंगे। तो एक एक बात आप समझते जाना, ऐसा ना करें कि आप वीडियो को तुरंत लास्ट में लेकर चले जाएं। कई सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने यहाँ से जल्दी जल्दी अपनी डायरी में नोट करनी है, ठीक है। चलिए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो चुका है, L इंटू बी। जैसे एक सवाल अगर मैं कहता हूं आपसे कि एक आयत की लंबाई यदि उसने 10 दे दी है, 10 सेंटीमीटर या मीटर, और उसकी चौड़ाई यदि 6 सेंटीमीटर या मीटर दे दी है, अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, मतलब ये वाला क्षेत्रफल यदि आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत कह देना कितना हो जाएगा, 10 गुणा 6, 10 इंटू 6, 10 इंटू 6। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद बात करते हैं परिमाप की, बात करते हैं परिमाप की। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया, सही है। क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे, एरिया। और उसके बाद परिमाप, परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर, सही है। तो दोनों चीजों को समझ लेते हैं। परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप शुरुआत से जब से हमने वर्ग, साथ में समचतुर्भुज, स्क्वायर और साथ में रोम्बस को हमने सीखा था, तो हम यही समझते जा रहे हैं कि ए से हम स्टार्ट करते हैं, बी सी डी ए की बात यदि हम करें तो बाउंड्री लाइन पर जब आप चलते हैं, जिस परिधि, जिस परिमाप को आप तय करते हैं, मतलब जो दूरी आप तय करते हैं, सही है, बाउंड्री लाइन पर, वो अपने आप में क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। और जब कभी भी परिमाप की बात आ जाए, सही है, आयत के लिए, तो आप तुरंत कह देना 2L प्लस बी रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। अब ये हुआ कैसे, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। मान लीजिएगा ये L है तो ये क्या है, B है, मतलब ये लंबाई है तो ये क्या है, चौड़ाई है। तो इसका मतलब जब आप A से B पहुंचे तो L गए, फिर B से C पहुंचे तो क्या गए, ब्रेथ चले, फिर लंबाई चलोगे, फिर ब्रेथ चलोगे। तो इसका मतलब कितनी बार L आया, 2 बार L आया और 2 बार क्या आया, B। 2 को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, L प्लस बी। तो इसलिए आप कभी भी परिमाप अगर बताना चाहें किसी आयताकार शेप जो भी आपकी आएगी, तो आप क्या कह देंगे, 2L प्लस बी, सही है। ये बात सबको समझ आ गई, अच्छे से समझ आ गई होगी। ये तो कुछ फॉर्मूले चल रहे हैं जो आपने हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हम ना बना पाए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर मेरे पास यही सवाल होता कि एक आयताकार फिगर की लंबाई 10 मीटर और उसकी चौड़ाई 6 मीटर है, और आप परिमाप बताइए, तो हम क्या करते हैं, 10 प्लस 6 और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 2 से। तो 10 और 6 कितना होता है, 16 गुणा कितना, 2। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 32। ये बात सबको समझ आ रही है। या फिर एक काम करें, 10 प्लस 10 टोटल कितना हो चुका है, 20। 20 और 6, 26 और 6 टोटल कितना हो चुका है, 26 और 6 को जोड़ेंगे तो फिर भी आंसर कितना आएगा, 32। तो परिमाप का मतलब ये है कि भाई आप बाउंड्री लाइन पर चल रहे हो। ये बात सबको समझ आ गई, ठीक है। इन दोनों चीजों को मैं यहां से हटा देता हूं। क्षेत्रफल आपने फाइंड आउट करना सीख लिया कि किस तरह से क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हैं। परिमाप को आपने देख लिया किस तरह से परिमाप कैलकुलेट किया जाता है। अब देखो विकर्ण, यहां पर अगर आप देखें व्हाइट बोर्ड पर जो आकृति आपकी बनी है, इस आकृति के अंदर 2 विकर्ण बनेंगे, और विकर्ण को हमने स्क्वायर में भी समझा था। विकर्ण वो शब्द होता है जो एक कोने से दूसरे कोने को तिरछा जोड़ता है।
मतलब डी से यदि आप बी को जोड़ोगे तो इसका मतलब एक विकर्ण तो आपका क्या हो चुका है, डी एंड बी, और दूसरा विकर्ण कौन सा हो चुका है, AC। दूसरा विकर्ण क्या हो चुका है, AC। चलिए अब मान लीजिए अगर मैं कहता हूं आपसे ये यदि आपको दे रखा है कि ये 8 सेंटीमीटर है, सही है, और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब एक आयत की, ध्यानपूर्वक समझना भाई, एक आयत की लंबाई आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई यदि आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो आपसे सवाल वाला पूछ लेगा कि आप विकर्ण का मान बताइए, इसके विकर्ण का मान कितना होगा। ये बात सबको समझ आ रही है? तो इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखें, एक बात यहां से आपने हमेशा ध्यान रखनी है, आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। कहने का मतलब एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D हमेशा होता है 90 डिग्री। ये बात आपको हमेशा अपनी डायरी में नोट कर लेनी चाहिए, और आने वाले टाइम में जब ज्योमेट्री के सवालों को हम बनाएंगे ना, तब वहां पर इन चीज़ों की बड़ी ही जरूरत पड़ने वाली है। सही है, तो इसका मतलब ये भी आपका कितना हो चुका है 90, ये भी कितना हो चुका है 90, ये भी कितना हो चुका है 90, उस तरीके से। अब एक बात बताओ, अगर मैं कुछ देर के लिए इस लाइन को यहाँ से कट कर दूँ, इस लाइन को यदि मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, तो आप लोगों को सीधी सी बात क्लियर समझ आ रही होगी। यदि मैं इस लाइन को यहाँ से कट करूँगा इस तरीके से, ऐसे, तो आपको एक क्या दिखाई दिया होगा, त्रिभुज दिखाई दिया होगा। इस त्रिभुज का नाम क्या है? अगर मैंने बोल दिया है कि यहाँ पर कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री, तो इस त्रिभुज का नाम, जिन लोगों ने त्रिभुज नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के त्रिभुज को जरूर देख लें। सही है, क्योंकि त्रिभुज के सारे नियम मैंने आप लोगों को क्लियर कर रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, ढूंढिए आप कहाँ पर त्रिभुज को कराया गया। सही है, इन चीज़ों को मैं पहले बता चुका हूं, यहां पर इन चीज़ों की जरूरत पड़ रही, तो इसलिए मैं दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। अब इस त्रिभुज का नाम क्या है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, जब एक त्रिभुज के कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उस कोण का, उस त्रिभुज को बोला जाता है समकोण त्रिभुज। सही है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। तो जरा ध्यान से देखें, अगर मुझे ये मान निकालना है तो हम यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं, पाइथा, लिख देता हूं मैं यहां पर, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन इस थ्योरम को तो मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, और इसको अगर यहां पर रखोगे, देखो यहां पर रखोगे 8 का स्क्वायर प्लस कितना, 6 का स्क्वायर बराबर DB का स्क्वायर। तो कहने का मतलब जब कभी भी आपने डायगोनल निकालना हो एक आयत का, तब हमेशा आप क्या इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के अलावा यदि आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट यदि याद है, जो मैंने आप लोगों को त्रिभुज के साथ, जब मैंने आपको पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज समझाया था, तब मैंने आपको वो पाइथागोरन ट्रिपलेट जरूर बताए होंगे। अगर आप लोगों को वो याद है तो कभी भी आप क्या नहीं लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे। आपको पता है ये 8 है, ये कितना है, 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10। ये आपके सवाल का उत्तर हो चुका है। बात समझ आ गई, सबको क्लियर हुआ? कोई भी अगर आपसे पेपर में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपसे अगर ये पूछता है कि विकर्ण बताइए, तो आप तुरंत, आपका आंसर हो जाना चाहिए, अगर आपको वो पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो। अगर याद नहीं है तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है, मैं इसको दोबारा से कंप्लीट कर देता हूँ, वापस उसी जगह पर। ठीक है, ये आपका क्या है, एक आयत फिर से बन चुका है। अब इसमें और नई नई चीजें हम देखो क्या सीखेंगे। नई बात आप हमेशा ध्यान रखना, आयत के अंदर, ये लाइन आप अपनी डायरी में नोट कर लेना, आयत के अंदर विपरीत भुजाएं हमेशा समांतर और साथ में बराबर होती हैं। कहने का मतलब AB पैरेलल टू DC, आप इस बात को नोट करें अपनी डायरी में, और साथ में AB बराबर होगी DC के। ये पहली बात है। क्या बोला मैंने, समांतर लाइनें क्या होती हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। समांतर लाइनें हमेशा वो होती हैं जो कभी भी ना मिले। आप मुझे बताइए, अगर इन दोनों को, AB को और DC भुजाओं को, यदि मैं इधर बढ़ाऊं या फिर उधर बढ़ाऊं, तो कभी नहीं मिलने वाली है। तो ये समांतर भुजाएं हो चुकी हैं। जब मैं आपको रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल्स कराऊंगा, तब इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंस है समांतर रेखाओं का। आप क्वेश्चन को जल्दी से आंसर कर जाओगे। सही है, तो समझ आ गई होगी बात, ये बात थी। उसके बाद मैं यहां पर कह सकता हूं कि AD पैरेलल होगी BC के, और उसके बाद AD ही बराबर होगी किसके, BC के। जो बात मैंने बोली, मैं आप लोगों को लिखकर अगर यहां पर बताऊं तो टाइम लगेगा, आप अपनी डायरी में जरूर लिख लेना कि आयत की विपरीत भुजाएं, अपोजिट साइड्स, ऑलवेज इक्वल, है ना, हमेशा क्या होती हैं, और आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अगर यहां पर देखें तो AD जो है, AD एक भुजा है, और ये अपने आप में साथ में क्या है, चौड़ाई भी है, तो AD ये भी समांतर होगी और साथ में बराबर भी होगी। सही है, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आपने अभी एग्जांपल देखा था 8 और यहाँ पर 6,
तो इसको 8 इसको 6 नहीं लिख दिया था आपने जल्दी से? तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। बस एक बात और यहाँ पर जोड़िए कि ये दोनों समांतर भी होती है, सही है। मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताया भी था कि रेलवे लाइन भी अपने आप में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होती है किसका? समांतर लाइनों का। ये आपस में कभी भी नहीं मिलती है, ठीक है। रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक अपने आप में इस तरह से आपने देखा होगा, तो वो भी समांतर लाइन, समांतर भुजाओं का, समांतर रेखाओं का अपने आप में बेस्ट एग्जाम्पल है। ये क्लियर हो गया? चलिए मैं इसको हटा दूं। और क्या सीखना है भाई? ये आप लोग को ऐसा नहीं है कि क्षेत्रफल परिमाप पढ़ लिया आपने और विकर्ण समझ लिया उसके बाद आप क्वेश्चन को जल्दी से बना पाओगे। कई सारी चीजें इसमें जो आपने हमेशा ध्यान रखनी है। आगे समझते हैं। विकर्ण डीबी बराबर हमेशा होगा विकर्ण एसी के। ये बात भी आप बॉक्स में बनाकर डाल लीजिएगा, ठीक है। हमेशा होता है आयत के अंदर, मतलब पहला विकर्ण दूसरे विकर्ण के हमेशा बराबर होता है। ये बात आप लोगों को हमेशा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको देखो बनाना भी चाहूं, जैसे मान लीजिए अगर मुझे ये विकर्ण निकालना होता और ये 8 ये 6 था, तो देखो आगे ना 10, फिर से वही है। तो इसका मतलब विकर्ण हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है किसकी? आयत की। चलिए समझ आ रहा है ना सभी को? आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को ये क्लासें फायदे पहुंचाएंगी। और अभी तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए आयत में देखो और क्या है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ। अभी तक आपने क्षेत्रफल समझा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अभी तक आपने परिमाप से समझा, और परिमाप क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने के बाद हम उसका दुगना करेंगे। विकर्ण कभी भी अगर हमें आयत का अगर फाइंड आउट करना है तो हम वहां पर पाइथागोरन ट्रिपलेट मैक्सिमम टाइम और पाइथागोरस थ्योरम तब हम लगाएंगे जब पाइथागोरन ट्रिपलेट इस्तेमाल ना किए जा रहे हो। ये क्वेश्चनों के माध्यम से आप जल्दी सीखेंगे किस किस तरीके से हम जल्दी उन बातों को सीखेंगे। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसको एक बार समझ लीजिएगा। अगर ये ए बी है ना, ए बी भुजा से यदि आप कहीं पर भी उसके सामने वाली कहीं पर भी एक सबसे बड़े से बड़ा यदि आप ट्रायंगल निकालते हैं, एक ट्रायंगल यदि बना देते हैं, सही है, एक ट्रायंगल यदि आप बना देते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना ये जो ट्रायंगल है ये हमेशा क्षेत्रफल घेरता है। ये हमेशा क्षेत्रफल घेरता है। कौन? ये जो ट्रायंगल हमने बनाया इस भुजा से, सबसे बड़ी भुजा से हमने कहीं पर भी एक ट्रायंगल बना लिया। मैं चाहता तो एक डायग्राम यहां पर भी समझ लो, यदि मैं यहां पर भी बनाऊं, यदि आपने सबसे बड़ा त्रिभुज यदि बनाया एक भुजाकर को मान करके, तो ये हमेशा आधा भाग घेरता है भाई। किसका? आधा भाग घेरता है पूरे के पूरे आयत का। जब ज्योमेट्री हम करेंगे या बड़े बड़े सवाल यदि हम करेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इन प्रॉपर्टी का आप ध्यान रखना। तो कहने का मतलब देखो, आपने जल्दी से देखा होगा पेपरों के अंदर, वो बोलता है कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो 30 वर्ग सेंटीमीटर है। 30 वर्ग सेंटीमीटर है। आपसे पूछ लिया जाए कि अछायांकित मतलब जो छायांकित भाग नहीं है उसका क्षेत्रफल बताइए, तो आप तुरंत कह देना भाई अगर ये 30 है तो हमने अभी क्या सीखा कि एक भुजा के साथ यदि कोई ट्रायंगल यदि अपोजिट साइड पे बनाया जा रहा है, सही है, उसको मीट करता है, उसको जोड़ते हुए, तो हमेशा क्या होगा? आधा क्षेत्रफल घेरेगा। तो इसका मतलब ये टोटल कितना हो चुका है? ये आपका बचा 30 और 30 ये था, तो इसका मतलब 30 क्षेत्रफल यहां पर घेरेगा। अगर सवाल में ये पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए कि कुल आकृति का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कह देना 30 तो उसने घेर रखा था, 30 आपका ये था अछायांकित भाग, सही है, जो छायांकित नहीं है, सही है, जो शेडेड पोर्शन नहीं है। तो 30 + 30 टोटल आंसर कितना हो चुका है? 60। जैसे मैं कह दूं आपसे ये आपका जो छायांकित भाग है ये आपका कितना है? 8 वर्ग सेंटीमीटर है। और सवाल में आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप तुरंत कह देना 8 तो ये है, बाकी जो अछायांकित भाग है वो भी 8 है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है भाई आयत की, हमेशा ये आधा क्षेत्रफल घेरता है, सही है। तो इसका मतलब 8 और 8 टोटल कितना हो चुका है? 16। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ लीजिएगा। इसी में मैं थोड़ा सा अलग से बनाकर दिखा देता हूँ आप लोगों को, बड़ा इंटरेस्टिंग होती है मेंसुरेशन 2D। मान लीजिएगा ये आयत है और आपने इस बार क्या काम किया, इस भुजा को मान करके आपने एक ये ट्रायंगल डिजाइन किया, और डिजाइन करने के बाद आपसे कह दिया गया कि ये जो आपका त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल है 15 वर्ग सेंटीमीटर,
और मैंने अभी आप लोगों को बताया जब एक आयत के अंदर एक भुजा से उसकी विपरीत भुजाओं पर यदि एक ट्रायंगल बनाया जाता है तो हमेशा वो आधा क्षेत्रफल घेरता है, और आधा क्षेत्रफल घेरता है किसका? पूरे के पूरे आयत का। तो इसका मतलब 15 ये हो चुका है, तो ये कितना बचा? 15। तो 15 + 15 टोटल कितना हो चुका है? 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये बात सबको समझ आ गई। बाकी चल लेते हैं इसके सवालों पर, जो सवाल पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, और अच्छे से आप लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। चलिए मैं उन सवालों को एक बार लगा देता हूँ। आयताकार आकृति पर जो नियम अभी हमने सीखे उस पर आधारित कुछ सवालों को देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पेपर में पूछे गए सवाल थे। सबसे पहली बात तो आप लोगों के लिए एक सुझाव है, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ें, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिए गए हैं, सही है। लेकिन अगर पहला सवाल अगर आपने ट्राई करना है तो पहले तो सवाल को पूरा पढ़ लें, डायग्राम को बनाएं, और डायग्राम बनाने के बाद अपने आंसर को आप बना लीजिएगा। सबसे पहले मेंसुरेशन 2D या 3D में यही काम किया जाता है। सबसे पहले एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। जैसे ही आपने इतना सवाल देखा ना तो कई लोगों का आंसर अभी तक आ चुका होगा, और वो कितना है? 13। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये 13 आंसर आपका बिल्कुल गलत है। पूछा बिगड़ ही गया है, लेकिन इसका मतलब क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन के लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा रखा है। बस इन छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कई लोगों का आंसर आ चुका होगा 13, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एक आयताकार आकृति, चलो हमने बना ली भाई आयताकार आकृति, और जैसी आयताकार आकृति बनाई उसने सवाल में क्या बोला? उसने बोला कि इसकी लंबाई जो है ना, बगीचा है ये 12 मीटर लंबा है और 5 मीटर चौड़ा है। 12 मीटर लंबा है और 5 मीटर चौड़ा है। इस तरीके से अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे डायग्राम इस तरीके से बना लेना चाहिए कि इधर 12 इधर 5, तो आप इस तरीके से ही बना सकते हैं, कुछ गलत नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमसे विकर्ण पूछा जाता, भाई इस आयत का विकर्ण पूछा जाता, तो आप लोगों को तो पता है कि 12 के साथ 5 आ चुका है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से आपके सवाल का उत्तर कितना है? 13। लेकिन जरा ध्यान दें, सवाल को अभी हमने पूरा फिनिश नहीं किया है। 13 उन लोगों का सवाल का आंसर है जो सवाल को इनकम्प्लीट पढ़ते हैं। अब यहां पर देखें, उस वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल, उस वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल आयताकार बगीचे के बराबर है, का विकर्ण कितना है? तो इसका मतलब मुझे विकर्ण बताना है किसका? वर्ग का। तो सबसे पहले तो यहां पर लिख देते हैं वर्ग का विकर्ण हमें फाइंड आउट करना है। वर्ग का विकर्ण, इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। वर्ग का विकर्ण हमें फाइंड आउट करना है। अब उसने बोला कि जो एक वर्ग है ना भाई, इसका जो क्षेत्रफल है ना, ये वाला, ये जो क्षेत्रफल है किसके बराबर है? एक आयत के क्षेत्रफल के। और आप मुझे बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर कितना? भुजा का स्क्वायर। ये बात सबको क्लियर है? सबको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि उसने बोला है ऐसा कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? वर्ग का। अब यहां पर इसको अप्लाई कर देते हैं। देखो 4 तिया हो गया 12 गुणा 5 बराबर कितना? ए स्क्वायर। यदि मुझे ए का मान निकालना है तो यहां पर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। यहां पर आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा 15 बराबर कितना? ए। ये बात सबको समझ आ गई होगी। अब जरा ध्यान दो, वर्ग की क्लास में जिन लोगों ने वर्ग नहीं पढ़ा है वो वर्ग को एक बार जरूर देख लें, ठीक है। कई सारी चीजें वहां पर मैंने जल्दी जल्दी बताई हैं। अब ये ए क्या है भाई? भुजा है किसकी? वर्ग की। तो इसका मतलब ये आ चुका है कितना? क्वेश्चन समझाने में थोड़ा टाइम जा सकता है, बाकी जब एक बार समझ लोगे ना उसके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर भुजा मेरी 2√15 है तो इसका मतलब विकर्ण भी 2√15 होगा कि नहीं होगा? क्लास में जब मैंने आप लोगों को वर्ग एक्सप्लेन किया था तो वहां पर आप लोगों को यह बात जरूर बताई थी कि जो भुजा होती है वही आपका क्या होता है? विकर्ण होता है। लेकिन यहां पर √2 पहले से छुपा होता है, बस ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और इसका पूरा नियम मैंने आप लोगों को वहां पर बताया था। तो इसका मतलब अगर विकर्ण मुझे बताना है, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण जब यहां से कैलकुलेट किया जाएगा तो आपके जो सवाल का उत्तर होगा वो हो जाएगा भाई, ये टोटल हो जाएगा कितना? 2√30। ये आपके सवाल का उत्तर है। कौन सा ऑप्शन हो चुका है? पहला। एसएससी के अंदर पूछा गया सवाल है, बड़े आसानी से आप उसको बना लिया। लेकिन अगर आप इसको 13 मार्क करके आ जाओगे तो आपकी 6 महीने की मेहनत, 4 महीने या 1 साल की मेहनत बर्बाद चली जाएगी, ठीक है। और स्कोर भी अच्छा नहीं हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला काम आप लोगों का, क्वेश्चन पढ़ें, डायग्राम बनाएं और उसके बाद जो भी क्वेश्चन में कहा गया उसको मैच करा दें, ठीक है। चलिए, एक आयताकार कमरे की चौड़ाई इसकी लंबाई की 3/4 है। जरा ध्यान दो, ये 3/4 का मतलब तो यही है ना भाई, 3/4। अब हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहला मैंने काम क्या करना है? एक क्या बना लेना है? डायग्राम किसका? आयत का, क्योंकि क्वेश्चन आयत का चल रहा है। ये बना लिया हमने। उसने बोला कि इसकी जो चौड़ाई है ना, इसकी लंबाई का 3/4 है। अब देखो यहां पर ये मत देखना कि 3/4 मतलब कैसे कैसे क्या है, बस हमेशा ये ध्यान देना कि इस 3 और 4 में से, इस 3 और 4 में से अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या क्या है? 4।
छोटी क्या है 3। आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी अगर पढ़ा जाए तो उसने यही कहा कि आयताकार कमरे की जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है वो 3/4 है। इसका मतलब इसकी लंबाई 4 है तो चौड़ाई कितनी है 3। तो आप इसको क्या मान लीजिएगा x। क्यों मानेंगे x बताओ, क्यों मानेंगे इसको x? क्योंकि ये रेशियो में है। मैंने आप लोगों को बोला भी था, ठीक है, कि जब क्वेश्चन में फ्रैक्शन आ जाता है तो फ्रैक्शन का मतलब रेशियो और रेशियो का मतलब फ्रैक्शन ही होता है। चलिए, यदि फर्श का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब आयताकार, मैं लिख देता हूं यहां पर, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है उतना कितने 768 जो भी है मीटर स्क्वायर, लिख देते हैं आपकी जानकारी के लिए। अब आप मुझे बताओ आयताकार फर्श का क्षेत्रफल भाई हमारे हिसाब से कितना होगा, 3x गुणा कितना 4x बराबर कितना 768। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा 12x² बराबर 768। इतनी बात समझ आ रही है? यहां पर बस आपने कैलकुलेशन करनी है। जैसे ही आपका आंसर निकल जाएगा आप क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हैं। जरा ध्यान दो, यहां से अगर देखें 12 छंग 72 और 12 चौक 48, तो इसका मतलब x का मान कितना आ चुका 8। इतना फास्ट आपको होना पड़ेगा तभी जाकर के क्वेश्चन आपके जल्दी जल्दी हो पाएंगे। अब एक बार बताओ x का मान कितना आ चुका है 8। सवाल में क्या पूछा गया था, तो कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच अंतर। आप मुझे बताओ वैसे अंतर आपके पास कितने का है, 4 में से 3 अगर जाएगा तो 1 जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई अगर 8 से करोगे तो सवाल का उत्तर तो आ चुका कितना 8 मीटर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे 4x माइनस 3x बराबर कितना x ही आएगा, और x का मान पहले से है कितना 8 मीटर। 1 मिनट रुको, सवाल के अंदर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए कि इस आयताकार कमरे की लंबाई कितनी होगी, तो आंसर हो जाएगा 8 गुणा 4 कितना हो जाएगा 32। सवाल वाला कुछ भी पूछ सकता है भाई, कुछ भी। सवाल में ये पूछे चौड़ाई कितनी है तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, यहां पर है कितना 3, यहां पर कितना है 3, और 3 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा 24। सवाल वाला ये भी तो पूछ सकता है कि इसका विकर्ण बताइए, बिल्कुल पूछ लेगा। तो विकर्ण फाइंड आउट करने के लिए मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ये सवाल पूछे कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताओ, विकर्ण भी पूछ सकता है। 3 के साथ 4 आ चुका है तो इसका मतलब ये 5x हो गया, तो इसका मतलब हो जाएगा 8 गुणा 5, आंसर कितना 40। ठीक है, बस एक बार आप साथ जुड़ जाइएगा, अच्छे अच्छे सवालों को बड़े आसानी से डील कर लेंगे। बस आप लोगों को थोड़ा सा भरोसा हो जाना चाहिए कि हर क्वेश्चन का जवाब हम देने को तैयार हैं। ठीक है, क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ तो पूछेगा नहीं, परिमाप पूछ सकता है। तो परिमाप के लिए आप क्या करोगे, 4x प्लस किसका इसी आकृति का गुणा कितना 2, 4 3 कितना हो गया 7x गुणा 2 14x। क्लियर है? तो x का मतलब यहां पर कितना रख दीजिएगा 8। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मैंने हर सवाल आप लोगों को बता दिया, पेपर में ये सवाल भी पूछा जा सकता है। पेपर वाला करता ये है कि एक साल उसने लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछ लिया, अगले साल वो आपसे विकर्ण पूछ लेगा, उससे अगले साल आपसे क्या लंबाई पूछ लेगा। हो सकता है कि अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हो सकता है आप SSC अभी दे के आए हो तो उसमें आपसे लंबाई पूछ ली गई हो, अगले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसी साल के दौरान कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया तो उसमें हो सकता है आपसे विकर्ण या परिमाप पूछ ले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया हुआ है कितना भाई 23 मीटर। ठीक है, हमने लिख लिया। और इसका परिमाप दे रखा है कितना, परिमाप क्या होता है 2l + b बराबर कितना दे रखा है 206। समझ रहे हैं? एक आयताकार आकृति है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर आपको दिया हुआ है कितना 23, और जो परिमाप आपको दे रखा है वो दे रखा है कितना 206। अब जरा ध्यान दो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इस 2 को यहां से हटा दूं और यहां पर लिख दूं मैं कितना 103। ये बात कितने लोगों को समझ आई? ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, 206 को हमने किससे काट लिया 2 से काट लिया, तो कितना आ चुका है 103। ये बात सबको क्लियर है यहां तक? अब हमेशा देखो, आगे तक के लिए मैं आप लोगों को जानकारी दूं, जब कभी भी मेरे साथ आप समय दूरी पढ़ोगे तो उसमें एक टॉपिक आएगा बोट एंड स्ट्रीम। जब नाव पानी के साथ जाती है तो चाल उसकी ये बनती है x + y, और जब नाव पानी के विपरीत आती है, ठीक है, विपरीत दिशा में आती है तो चाल ये बनती है। पूरे टॉपिक के अंदर हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, जब कभी भी आने वाले टाइम में मैथमेटिक्स में यदि आपको 2 संख्याओं का योग अगर आपको दे दिया गया और उन्हीं दोनों संख्याओं का यदि आपको अंतर दे दिया गया तो आपसे कभी भी ये मान पूछा जाए या ये मान पूछा जाए, मतलब लंबाई या चौड़ाई पूछी जाए, और हम जानते हैं कि लंबाई हमेशा ज्यादा होती है किससे, चौड़ाई से। किसके अंदर, आयत के अंदर। देखो ना, लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, ये बात तो सबको समझ आ गई। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हुई भाई? अच्छा,
पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि l माइनस बी नीचे दे दे और l प्लस बी ऊपर दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। आपने क्या काम करना है, या तो आप देखो इसको जोड़ो फिर घटाओ तो भी आंसर आ सकते हैं, बस एक तरीका है क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करने का जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, वैसे तो कट जाएगा, b से b कटा तो 2l बराबर इतना हो जाएगा। मैं क्या बताने वाला हूँ, नई बात यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। देखो जब हम क्वेश्चनों को करते हैं तो नई नई चीजें हम सीखते जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को कराना बहुत जरूरी हो जाता है। ये बात सबको समझ आ रही है। चलिए, तो l का मान यदि आपने निकालना है, जब कभी भी आपके पास दो संख्याओं का योग और इन दोनों संख्याओं को यदि आपको अंतर दे दिया गया हो, तो यदि आपने सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो एक बार इन दोनों नंबरों को जोड़िए और जोड़ने के बाद आधा कर दीजिएगा। अगर आपने छोटी संख्या या छोटा नंबर निकालना हो तो इन दोनों संख्याओं को घटाइएगा, सही है, योग को, डिफरेंस को, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। बस ये तरीका होता है। देखो कैसे भाई, 23 यही तो बोला मैंने, 103/2 ये करना है, और एक बार क्या करना है, 103 माइनस 23/2 ये काम करना है। तो एक बार करके देखते हैं, ये हो जाएगा भाई 6 0, ये हो जाएगा 3/2। ये बात सबको समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है सभी को? क्योंकि देखो 3 और 3 कितना होता है, 6, 2 इधर से आया, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2, ये कितना हो जाएगा 126। ठीक है, हल्की सी सिली मिस्टेक हो गई थी, ये कितना हो गया 63। ये बात सबको समझ आ गई? कुछ नहीं किया हमने, 23 और 103 को जोड़ लिया, कितना आ चुका 126, और उसको आधा कर किया तो कितना हो गया 63। बात समझ आ रही है? चलिए, इसको अगर डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8/2, तो ये कितना हो चुका 40। सवाल वाले ने क्या पूछा आपसे, सवाल वाले ने पूछा लंबाई आपकी आ चुकी है कितनी 63 और चौड़ाई आ चुकी है 40। सवाल वाले ने पूछा इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, एक आयताकार आकृति का लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आ चुकी 63 गुणा चौड़ाई कितनी आ चुकी है 40। रुकिए, मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, मैं मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। जरा देखिए 9 का मल्टीपल कहाँ पर आंसर है, 9 का मल्टीपल जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे ना, ये तो मैं भी कर सकता हूँ 4 की मल्टीप्लाई इधर, जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे ना बड़े बड़े क्वेश्चन में इन कैलकुलेशन को, तब तक आंसर जल्दी से नहीं आ पाएंगे। अब 9 का मल्टीपल कैसे चेक करें, क्योंकि 63 किसके पहाड़े में आता है, 9 के। तो जरा देखो 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 कभी 9 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। 9 आता है, 18 आता है, 27 आता है 9 के पहाड़े में, सही है। अब देखो 4 और 2 6 और 2 कितना हो गया 8, ये नहीं आएगा। 4 और 2 6 और 6 और 8, 8 और 4 8 और 2 10 और 4 कितना हो गया 14, 14 मतलब कितना हो गया 5। तो ये आपके सवाल का उत्तर हो चुका है। क्लियर है? आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो चुका है, ऑप्शन डी। कैसे? देखो 5 और 4 कितना होता है 9, 9 से विभाजित होता है। और सवालों को प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो सवाल नए नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अभी आयत ही पढ़ेंगे हम, आयत के और सवाल करेंगे हम 50 से 60 सवाल जब हम क्वेश्चंस को यहाँ पर लगाएंगे, सही है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रोजेक्टर के थ्रू। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, हम केवल आकृतियों को समझ रहे हैं और आकृतियों पर आधारित पेपर में जो सवाल आते हैं उनको समझ रहे हैं। ठीक है, और सवाल मैं लगा देता हूँ जिससे आपकी आयत पर और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आयताकार आकृति के नए सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि एक भूखंड, भूखंड का मतलब भूमि का एक कोई टुकड़ा, एक भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है 245 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक खेल का मैदान भूखंड का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का आधा क्षेत्रफल घेरता है, सही है। ठीक है, भूखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहली बात तो हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम, ये जो भूमि का टुकड़ा है वो किस शेप में है, एक आयताकार टुकड़ा है, सही है। अब इसके अंदर क्या बनाया गया, खेल का मैदान। और मैक्सिमम खेल के मैदान क्या होते हैं, वृत्ताकार रूप में होते हैं। आप चाहें तो इसको ट्रायंगल के शेप में बना लीजिए या कोई और शेप, जैसा सवाल में कहना जा रहा है, जबकि ऐसा बोला नहीं है कि खेल का मैदान किस शेप में है। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि ये जो खेल का मैदान है ना भाई, ये वाला जो मैदान है, इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है उसने कितना, 245 मीटर स्क्वायर। ये बात सबको क्लियर है। अब उसने बोला कि ये 245 तो केवल किसका, खेल के मैदान का क्षेत्रफल है, जबकि ये खेल का मैदान उतना क्षेत्रफल घेरता है कि ये केवल पूरे क्षेत्रफल का आधा क्षेत्रफल घेरता है। कहने का मतलब यदि मैं लंबाई गुणा चौड़ाई की बात करूं तो पूरा आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो 245 मल्टीप्लाई कितना रहने वाला है 2, क्योंकि ये 245 केवल ये खेल के मैदान का क्षेत्रफल, इसका मतलब जो बाकी बचा हुआ है वो भी कितना है 245 है। ये बात सबको समझ आ गई, क्लियर हो गया। ये जो बाकी बचा हुआ जो आप क्षेत्रफल देख रहे हैं वो भी कितना है 245। तो या तो 245 प्लस 245 करें हम, या फिर 245 की मल्टीप्लाई 2 से कर दें। ठीक है, अब आगे क्या बात बोली थी उसने कि भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई का 5 गुना है। तो इसका मतलब चौड़ाई का यदि 5 गुना है तो इसका मतलब अगर ये x है तो ये कितना है 5x है। इतनी बात सबको क्लियर है।
ठीक है। भूखंड की लंबाई कितनी है? सबसे पहली बात तो देखो, अगर हमें क्वेश्चन के आंसर को जल्दी से बनाना है तो देखो यही काम करना पड़ेगा कि 5x गुणा x बराबर कितना 245 गुणा कितना 2। ये बात सबको क्लियर है। अब इस 5 से इसको काटें तो ये हो जाएगा 5 4, ये हो जाएगा 9 गुणा कितना 2। ये बात सबको क्लियर है, एक्स स्क्वायर। तो यदि हम x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7/√2। ये आपके पास x का मान आ चुका है। x का मतलब, क्योंकि ये तो केवल गुना की बात कही गई थी ना, मतलब रेशो में थी। अब सवाल के अंदर क्या पूछा गया आपसे, लंबाई बताइए। तो देखते हैं लंबाई कितने लोग समझ पाएंगे। लंबाई अगर हमें बतानी है तो लंबाई हो जाएगी हमारी कितनी 5x। इसका मतलब 5 × 7/√2। तो 7 गुणा 5, 7 × 5 कितना हो जाएगा 35/√2। ये आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर हो गया? सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अगर कोई भी डाउट आपका रह चुका है तो आप वीडियो को एक बार पॉज कीजिएगा, पीछे लेकर जाइएगा, उसको दोबारा देख लीजिएगा। सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोई भी अगर डाउट है तो आप उसको दोबारा से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है। और इसी टाइप का सवाल यदि आपसे नहीं हुआ तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप या फिर मैसेंजर पर क्वेश्चन को सेंड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक आयताकार घास के मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई 3:4 के अनुपात में। सबसे पहले तो एक मैदान बना लेते हैं। ठीक है। आयताकार मैदान है, घास है इसके अंदर। ठीक है। ABCD। अब उसने क्या बोला कि मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है। अब देखो, मतलब ये जो क्षेत्रफल है ना पूरा इतना, ये जो क्षेत्रफल उसने कह रखा है कि 1/12 हेक्टेयर है। 1/12 क्या है? हेक्टेयर। जबकि हमें पता है कि भाई हमारे हिसाब से कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्योंकि आयताकार क्या है? घास का मैदान है, लंबाई गुणा चौड़ाई। हमारे पास तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही है, लेकिन उसने बोल रखा है 1/12 हेक्टेयर है। ठीक है। नया शब्द आ चुका है भाई, एक हेक्टेयर जो यहाँ पर शब्द है। अब इसको आप लिख लीजिएगा कि यदि आपने इस हेक्टेयर से यदि आपने वर्ग मीटर में इसको बनाना है तो आप लिख लेना कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होता है? बस ये छोटी सी बात थी जो आपने यहाँ पर समझनी थी। ठीक है। SSC CGL मेंस के अंदर ये सवाल पूछा गया 2013 के अंदर, और एक ही बार की बात नहीं है। यहाँ पर 1/12, कई बार मैंने 1/36 और कई बार यहाँ पर आते हुए 7/60 भी देखा हुआ है। सही है। तो बस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद तो हर सवाल आप लोगों की उंगलियों पर होगा। करने का तरीका एक बार देख लीजिए किस तरीके से होगा। 1 हेक्टेयर बराबर कितना बता दिया मैंने, ये पहले से फिक्स है कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे चल लेते हैं। अब उसने क्या बोला कि इसकी लंबाई चौड़ाई जो है, मतलब ये अगर 3x है तो कितना है 4x है। मैदान की चौड़ाई तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, मैदान की चौड़ाई। और मैदान की चौड़ाई कितनी रहने वाली है? मैदान की चौड़ाई यहाँ पर कितनी है 3x, लंबाई कितनी है 4x। तो हमें किसका मान निकालना है? 3x का मान निकालना है। तो इसका मतलब मुझे अगर x का मान मिल जाए तो शायद मैं क्वेश्चन के आंसर को बना पाऊँ। चलिए चल लेते हैं। तो भाई यहाँ पर हो जाएगा 3x × 4x। समझते रहना भाई, 1/12 गुणा कितना, इसको मैंने चेंज कर लिया किसमें? मीटर स्क्वायर में। अब हमने क्या करना है, देखो ये 3 बार गया, 4 से काट रहे हैं हम इसको, ये हो जाएगा कितना 2500। सही है। जैसे ही हमने इसको काटा तो हम लिख सकते हैं x² बराबर ये हो जाएगा 2500/3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9 × कितना 4। और जब यदि हम x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50/3 गुणा कितना 2। ये बात सबको समझ आ रही है? x का मान कितना हो चुका है 50/3 × 2। और साथ में इसको और थोड़ा सा हल्का कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25/3। x का मान हमारे पास 25/3 है, तो हम यहाँ पर निकाल देते हैं कितना 3 गुणा x का मान रखते हैं 25/3। और जैसे ही 3 से 3 कैंसिल हुआ तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना है 25 मीटर। सही है। बात समझ आ गई? सवालों को समझिएगा। SSC CGL मेंस के अंदर जो भी सवाल है बस कुछ नहीं है, बस चीज़ों को हमें समझना है कि हेक्टेयर क्या होता है, उसको वर्ग मीटर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, उस तरीके से आप आंसर जल्दी से कर लोगे। सवाल नहीं समझ आया तो दोबारा से एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जाएं उसमें यदि मैथमेटिक्स आए और अगर आप मेंसुरेशन 2D में अच्छे हैं तो आपके कई सवाल अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मेंसुरेशन 2D और 3D से पेपर के अंदर काफ़ी सवाल आते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन 2D और 3D का वेटेज ज़्यादा है। चलिए, एक आयताकार खेत की लंबाई 53 मीटर और चौड़ाई, चलो मैं एक बार सबसे पहले तो डायग्राम को कंप्लीट कर लेता हूँ। एक आयताकार मैदान हो चुका है भाई, इसकी लंबाई आपको दे रखी है कितनी 53 मीटर लिख दिया हमने, 53 मीटर 53 मीटर, और चौड़ाई दे रखी कितनी 28 मीटर, चलो लिख लिया। प्रति वर्ग मीटर घास लगाने की लागत 27
लागत 27 रुपये, अच्छा प्रति वर्ग मीटर घास लगाने की लागत 27 रुपये 27 है, तो पूरे खेत में घास बिछाने की लागत क्या होगी? अब एक बार बताइए, घास कहाँ पर लगाई जाएगी? इस जगह पे ही लगाई जाएगी। सही है, थोड़ी घास बना भी देता हूँ जिससे कि आप लोगों को घास लगाने का मतलब समझ रहे होंगे लोग। ठीक है, किसान आदमी कभी भी घास से नहीं लगाता भाई। सही है, किसान आदमी के लिए खरपतवार है, वो इसको उखाड़ फेंकेगा क्योंकि उसको अनाज उगाना है उसमें। ठीक है, घास कहाँ पर लगाई जाती है आप लोग समझ रहे होंगे, किसी गार्डन के अंदर या किसी अन्य जगह पर जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। चलिए, तो क्या सवाल बोला? अच्छा, सवाल को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। एक व्यापारी कह रहा है कि 53 मीटर लंबा और 28 मीटर लंबा मेरे पास एक आयताकार खेत है, मुझे घास लगवानी है। तो एक मजदूर ने कहा कि 1 वर्ग मीटर यदि मैं घास लगाऊंगा तो 27 रुपये लूंगा। भाई कितने रुपए लूंगा? 27 रुपये लूंगा। आप मुझसे कितनी घास लगवा लो? तो उसने कहा भाई मेरे पास तो ये है 53 मीटर और 28 मीटर। ठीक है, लंबा चौड़ा। क्लियर है? तो उसने बोला, मजदूर ने कहा कि ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं 27 रुपये वर्ग मीटर काटूंगा और प्रति वर्ग मीटर काटूंगा या लगाऊंगा तो घास बिछाने की लागत क्या होगी। तो देख लेते हैं। आप मुझे बताओ, घास बिछाई कहाँ पर जाएगी? क्षेत्रफल पर। घास बिछाई कहाँ पर जाएगी? क्षेत्रफल पर। किसके क्षेत्रफल पर? आयत के। और वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जब देखें तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल? 53 गुणा कितना? 28 मीटर। ये हमारा क्या हो चुका है? क्षेत्रफल। मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन बन चुकी है। चलो आगे देख लेते हैं। मजदूर ने बोला कि 1 वर्ग मीटर यदि मैं घास लगाऊंगा तो रुपए कितने लूंगा? 27। ये बात सबको समझ आ गई। लेकिन घास लगवानी कितनी है? 53 गुणा 28। तो इसका मतलब रिलेशन कितने का बना? 53 गुणा 28 का, क्योंकि 53 गुणा 28 को यदि आप 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर बनेगा। तो कहने का मतलब कुल लागत, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुल लागत ये हो जाएगा 53 गुणा 28 गुणा 27। यदि आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो आप अब सवाल को आंसर कर लेंगे। जिन लोगों को ये नहीं समझ आया, 53 गुणा 28 की मल्टीप्लाई यदि आपने 27, क्योंकि 1 वर्ग मीटर 27 रुपये में, वैसे ही 1 वर्ग मीटर 27 रुपये में, तो इसका मतलब 53 गुणा 28 कितने रुपए में? तो 27 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब जब आप इसको देखेंगे तो सबसे पहली बात तो इकाई के, अच्छा इकाई के अंक पर सब जगह देखो 8 लिखा हुआ है। ठीक है, और इकाई के अंक पर यदि 8 लिखा हुआ है, चलो और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। इसको मान लीजिए अगर मैंने 50 लिखा, इसको मैंने 30 लिखा, इसको भी 30 लिखा, मैंने क्या किया बताओ? वैल्यू को थोड़ा सा कम और ज़्यादा किया हुआ है। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, 5 या 15, 1500 की मल्टीप्लाई 45,000। ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 45,000 के समथिंग आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर इतना बड़ा तो हो नहीं सकता भाई। देखो ये ऑप्शन गया। ठीक है, अब और देखो क्या चेक करेंगे, कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम को आप सेव कीजिएगा। देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? 27 किससे कटता है? 9 से। तो 9 से कटने वाली संख्या देख लेते हैं। देखो ये 9 से कटा, 8 4 ये नहीं कटेगा, 4 और 4 8 ये नहीं कटेगा, 6 4 10 और 8 18, 18 9 के पहाड़े से कटता है। तो इसका मतलब आपके सवाल का उत्तर कितना है? ऑप्शन नंबर सी, 40,068 रुपये दिए जाएंगे एक मजदूर को, और पूरे के पूरे खेत पर वो क्या लगा देगा? पूरे के पूरे आयताकार खेत में वो क्या बिछा देगा? घास को बिछा देगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल, इस तरह का जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया, यदि फिर से आप लोगों को नहीं समझ आया तो मैंने इसके लिए काफ़ी सारी वीडियो पहले से आप लोगों के स्मार्टफोन तक पहुँचा रखी हैं। आप उनको देखिएगा किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में यही चीज़ें हेल्प करेंगी। सही है, कंसेप्ट को समझिएगा, उसके बाद कैलकुलेशन को समझ लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं। सही है।